हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 14 जनवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं जो सुरक्षा बल और सोशल मीडिया का जो इशू अभी चल रहा है। तो हमने आपको बताया था कि गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल से रिपोर्ट मांगी थी और पीएमओ ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी थी। तो गृह मंत्रालय ने पीएमओ को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो सुरक्षा बल के जवान की शिकायत थी उसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया है और सुरक्षा बलों में राशन के बारे में कोई व्यापक असंतोष नहीं है। गृह मंत्रालय ने फिर भी सीमा सुरक्षा बल से कहा है कि ये जो अर्धसैनिक बल हैं कि जो भी इस तरह की शिकायतें हैं जवानों की उनका तेज़ी से समाधान सुनिश्चित किया जाए। तो उसके लिए सीमा सुरक्षा बल ने क्या कदम उठाया? सीमा सुरक्षा बल ने एक विशेष टेलीफोन आधारित हेल्पलाइन शुरू की है। जवान और अधिकारी इन हेल्पलाइन पर अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सबसे बड़ी बात जो हमारे काम की होगी कि कॉल करते वक्त उनके नाम, रैंक, पदनाम वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। 31 जनवरी तक वो उनकी जो भी शिकायतें हैं इसमें दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद में जिस तरह की भी शिकायतें आएंगी उन पे कदम उठाए जाएंगे। तो इसमें हमारे काम का क्या है? इसमें हमारे काम का हमने कल आपको इसमें कुछ केस स्टडी में बताया था कि कैसे हम केस स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो आज नया बताने से पहले देख लेते हैं कल क्या बता चुके थे। बताया था एक शब्द यह है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की केस स्टडी में लिख सकते हैं कि वास्तविकता रिपोर्ट मांगी जाएगी, तैयार कराई जाएगी। और कल बताया था कि इसकी जांच की जाएगी कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उसमें कर्मचारियों का भरोसा क्यों कम हुआ है तथा ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की कमियों को दूर किया जाएगा तथा उसे बेहतर बनाया जाएगा। वो बताया था कि इस तरह की लाइन लिख सकते हैं, सर्विस रूल के अनुसार मौका देकर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जैसे आप इसी केस में देखें, पर्टिकुलर सैनिक वाले केस में, तो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में क्या कमियां हैं? तो इसमें कमी ये थी कि वो जो व्यक्ति था शिकायत करने वाला उसकी पहचान को गोपनीय नहीं रखा गया था, जिससे कि अधिकारियों ने उसको और प्रताड़ित किया था। तो आप देख रहे हैं कि आज ये उसी चीज़ का उपाय है कि हेल्पलाइन शुरू की गई है और उसमें जो भी व्यक्ति कॉल करते हैं उनके नाम, रैंक, पदनाम वगैरह पूछे ही नहीं जाएंगे। अगर पूछे नहीं जाएंगे तो फिर ओपन करने का तो मतलब ही नहीं है। मतलब ये जो लाइन है ये आज फिर केस स्टडी में आप कहीं भी यूज़ करने के लिए आपको एक नई लाइन मिल गई कि जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम होते हैं उनकी कुछ मैकेनिज्म इस तरह की होनी चाहिए कि नाम, रैंक, पदनाम वगैरह ना लिए जाएँ। सब केसेस में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ केसेस में हो सकता है। तो आज केस स्टडी में एक नई लाइन ये जोड़ दिया हमने आपके लिए कि किसी भी कोई उपाय आपको सुझाना हो तो आप लिख सकते हैं कि विशेष टेलीफोन आधारित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी तथा शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी, जिससे सभी कर्मचारी बिना संकोच व डर के हेल्पलाइन पर अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये केस स्टडी में आपने देखा कि एक न्यूज़ हैपन हुई कुछ और उसमें से आपको केस स्टडी के लिए कितना कुछ मिल गया। अगर आप पूरे साल इसी तरह से न्यूज़ देखते रहते हैं तो इस तरह की अगर 40-50 लाइन भी आपको मिल गई तो आप उसी के दम पे सारा केस स्टडी करके ले जाएंगे। तो केस स्टडी की तैयारी आप ऐसे करें, बहुत व्यावहारिक तरीके से। आप कहीं भी कोचिंग करते हैं या वहाँ केस स्टडी सीखते हैं तो आपको वहाँ जनरली 2 बातें बता के छोड़ दिया जाता है, परिणाम सापेक्षवाद, परिणाम निरपेक्षवाद। तो ज़्यादा सही आपके लिए ये है आप पेपर देखें और उसमें देखें कैसे व्यावहारिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन व्यवहारिक क्वेश्चन के समाधान आपको न्यूज़पेपर से, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है, पीआईबी है, या जो लोकसभा राज्यसभा टीवी पे डिबेट आते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पे जो डिबेट आते हैं उनको आप सुने, वहाँ से आपको ये सब व्यवहारिक समाधान मिलते रहेंगे। या फिर हम उन सब की समरी आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं। बाकी कल बता दिया था आपको कि कुछ त्यौहार मनाए जा रहे हैं। पोंगल बता दिया था पहले भी, माघ भोवाली ये भी बता चुके हैं। तो नया है आज हमारे लिए उत्तरायण। तो गुजरात में पतंग का त्यौहार उत्तरायण श्रद्धाउल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसमें हमारे काम का ये तो शायद ना पूछा जाए कि उत्तरायण जो है वो पतंग का त्यौहार होता है। ये पूछ लिया जाएगा कि गुजरात सरकार ने क्या किया है, पतंगों का जो माजा होता है उससे पक्षियों को हानि पहुंचती है, तो उससे पक्षियों को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, करुणा अभियान। ये करुणा अभियान प्रीलिम्स में आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है, तो आप ये ध्यान रख लेंगे। करुणा अभियान क्या है? उत्तरायण के पर्व पर जो पतंग का माजा या पतंग होती हैं उनसे पक्षियों को बचाने के लिए चलाया गया एक अभियान है। तो यहाँ पे ये आपको काम आ सकता था। और राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति 2016 ये पीआईबी में था। तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह,
और जो तटीय राज्यों या जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो फिशरीज मंत्री हैं। इन्होंने जो राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति है 2016 की, उस नीति के क्या क्या प्रावधान हो, तो मतलब उस पर इन्होंने बैठ के आपस में बात की, तो उसके बारे में कुछ दिया हुआ था। जो जो चीज़ें काम की थी उसको देख लेते हैं। तो श्री राधा मोहन सिंह जी ने कहा कि समुद्री संसाधनों के बेहतर प्रयोग और लाखों मछुआरों की आजीविका को सुगम बनाने के लिए जरूरी है कि केंद्र और तटीय राज्य सरकारें मिलकर राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य नीति पर पूरी गंभीरता के साथ अमल करें। और उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दशकों से जो समुद्री संसाधन है उनका काफ़ी अधिक दोहन हुआ है, और अगर इसी तरह से दोहन होता रहा तो आने वाले समय में समुद्री आजीविका पर संकट आ सकता है। इस संकट से निकलने के लिए हमें ज़रूरत है सतत उत्पादन की। उन्होंने बताया कि जो EEZ है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि सीमा से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो हिस्सा होता है वो EEZ कहलाता है। तो यहाँ तक के जो गहरे समुद्री संसाधन है, हम 12 नॉटिकल माइल तक तो हमने काफ़ी दोहन किया है, और वहाँ इतना दोहन किया है कि आने वाले समय में वहाँ समुद्री आजीविका पर संकट भी आ सकता है। लेकिन ये 12 नॉटिकल माइल से जो बाहर का हिस्सा है 200 नॉटिकल माइल तक, वहाँ के गहरे समुद्री संसाधन अभी भी हमारी पहुँच से बाहर हैं। और उन्होंने बताया, ये आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना, हम आपको जो काम की चीज़ें हैं बस वो बता दे रहे हैं कि ये जो नई नीति है उसमें लेटर ऑफ परमिशन डिज़ाइन को समाप्त किया जा रहा है, और जो पारंपरिक मछुआरे हैं उनको गहरे समुद्र में फ़िशिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका कौशल विकास किया जा रहा है। बाकी एक चीज़ प्रीलिम्स में काफ़ी काम की थी, इसमें कहाँ है ये प्रीलिम्स में आपके काफ़ी काम आ सकता है। अब तक हम बस इसमें इतना पढ़ते थे कि 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, फिर 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, ये EEZ कहलाएगा, सब कुछ। आप अब क्या ध्यान रखेंगे, पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मत्स्य है मूल रूप से राज्य सरकार का विषय है, पहले नंबर 1। नंबर 2 कि मत्स्य में क्या जो अंतःस्थलीय होती है, इनलैंड फिशरीज, और 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से राज्यों के अधीन आता है, जबकि 12 समुद्री मील से परे जो 200 मील तक का क्षेत्र होता है EEZ, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो अब आप ये ध्यान रख लेंगे कि जो इनलैंड फिशरीज होती हैं और जो 12 नॉटिकल माइल तक होती हैं वो तो आती हैं राज्य सरकार के अंडर में पूर्ण रूपेण, और 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है EEZ, वो आता है केंद्र सरकार के अंडर में। ये चीज़ आपको प्रीलिम्स में काम आ सकती है, बाकी आप इसमें पढ़ लेना। नेक्स्ट न्यूज़ केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता को लेकर थी। तो जो रिजर्व बैंक के कर्मचारी हैं उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने पत्र में कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया के परिचालन में कुप्रबंधन की, रोज़ दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि RBI अपने नियम बदल देता था वो, और सरकार द्वारा करेंसी संयोजन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता को चोट पहुँचाई गई है। इन लोगों ने यह आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि इस कुप्रबंधन से जो RBI की छवि है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसकी स्वायत्ता प्रभावित हुई है, ये सब। और ये संगठन है, संगठन तो आपको काम नहीं आएगा, फिर भी ध्यान रख लेना RBI का, यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़। उन्होंने कहा कि जो रिजर्व बैंक की दक्षता है और जो उसकी स्वतंत्रता वाली छवि थी उसके कर्मचारियों के दशकों की मेहनत से बनी थी, और उसको एक ही झटके में ख़त्म कर दिया गया है, जो कि अत्यंत क्षोभ का विषय है। वित्त मंत्रालय का क्या कहना है इसकी स्वायत्ता पे? तो वित्त मंत्रालय का कहना है कि वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्ता और स्वतंत्रता का सम्मान करता है, और कि जो सरकार और रिजर्व बैंक के बीच लोक महत्व के विभिन्न मामलों पर सलाह मशवरे होते हैं, जहां कानून के द्वारा इस तरह के विचार विमर्श अनिवार्य होते हैं, उन्हें कार्यप्रणाली के द्वारा सुलझाया जाता है। तो इस तरह के जो विचार विमर्श होते हैं कार्यप्रणाली के माध्यम से सुलझाए गए विषयों को रिजर्व बैंक की स्वायत्ता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो RBI देश की बहुत बड़ी संस्था है, तो अगर इसकी स्वायत्ता पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो इस पे क्वेश्चन मेंस में बनने की उम्मीद है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब CBI बड़ी संस्था है, जब इसके बारे में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तोता बताया था इसको, तब इस पे क्वेश्चन बना। तो जब भी ऐसी बड़ी संस्थाओं की स्वायत्ता पे कोई तो मतलब चर्चा होती है तो वहाँ से अमूमन क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसको धीरे धीरे देखते रहेंगे। एक और चीज़ जो प्रीलिम्स में काम आ सकती है वो है सक्षम 2017। पूछा जा सकता है सक्षम 2017 क्या है? तो जो सक्षम 2017 है, संरक्षण क्षमता महोत्सव, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि ऊर्जा के किफ़ायती उपकरणों का उपयोग एवं स्वच्छ ईंधनों की
तरफ रुख करने के साथ पेट्रोलियम उत्पादकों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल एवं संरक्षण की दिशा में आम लोगों में जागरूकता का सृजन करना। तो बस इतना आप ध्यान रख लेंगे, सक्षम 2017 मतलब संरक्षण क्षमता महोत्सव। बस ये देख लेना कि संरक्षण 2017 किससे संबंधित है, स्वच्छ ईंधन से संबंधित है। इस तरह से आप कुछ इसको याद रख लेना। बाकी ये पेज गलती से रह गया। नेक्स्ट न्यूज़ है सेना प्रमुख बिपिन रावत जी का ये बयान कि समान अवसर समान जिम्मेदारी लाता है। महिलाओं के संदर्भ में इन्होंने ये बात कही है कि अगर आप समान अवसर चाहते हैं तो आपको समान जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी। ये भी आपको कहीं ना कहीं मेंस में काम आ सकता है। एक बार देख लेते हैं इसको क्या उन्होंने पूरा कहा है। उन्होंने कहा कि ये फैसला करना महिलाओं पर निर्भर है कि क्या वे किसी अलग या अतिरिक्त सुविधाओं के बगैर अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू भूमिका में पुरुषों के साथ आने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि आपको समाज को समग्र रूप में देखना होगा। मैंने कहा कि यदि हम महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में लाते हैं तो उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही समान जिम्मेदारी साझा करनी होगी, क्योंकि समान अवसर से अवश्य ही समान जिम्मेदारी आनी चाहिए। टैंकों में सैनिकों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनमें से प्रत्येक में 3 कर्मियों की एक इकाई होती है और जब वे बाहर जाते हैं या युद्ध में होते हैं तो वे सिर्फ टैंक के नीचे ही सोते हैं। उन्होंने कहा 3 लोगों के चालक दल के पास एक स्टोव होता है, वे उसी पे खाना पकाते हैं, टैंक के नीचे सोते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को शौचालय की या रहने की सुविधा नहीं दी जाती। तो ये लाइन भी आपको मेंस में कहीं ना कहीं काम आ सकती है। कैसे काम आएगी क्वेश्चन के संदर्भ में देखा जाएगा। बस एक न्यूज़ ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से संबंधित थी। आप देख रहे हैं ये रोज़ रोज़ विवादों में आ जाती है। अभी इसने क्या किया कि 2 दिन 3 दिन पहले भारतीय तिरंगे की तस्वीर वाले डोरमैट बना दिए। उसमें तिरंगा था और वो डोरमैट कनाडा में बिक रहे थे। वो पैर पूछने के काम में आने थे। और भारतीय तिरंगा आप जानते हैं कि भारत में विधि संहिता है कि उसका अपमान करना जो है वो कानूनन अपराध है। जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। इन्होंने ये डोरमैट वेबसाइट से हटा दिए, इनकी बिक्री बंद कर दी। और जो अमेजन के भारतीय प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि भारतीयों की भावनाएं आहत करने के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और उसके एक दिन बाद ही उन्होंने क्या किया, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर वाली चप्पलें जो हैं वो अब अमेजन पे बिक रही हैं। मतलब कि चप्पल हैं और उन पे महात्मा गांधी की तस्वीर है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो किस तरह से किसी राज्य की, वहाँ के लोगों की भावनाओं की परवाह किए बगैर ये सब कर रही हैं। तो हो सकता है आगे हमको ये भी कहीं एग्जाम्पल के तौर पे काम आ जाए। बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं था। एक ये लोकलेखा समिति, ये तो समझ लीजिए कि इस बार प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत बहुत काम की है, बार बार चर्चा में आ जाती है। हमने आपको बताया कि था कि जो लोकलेखा समिति है उसने रिजर्व बैंक के गवर्नर को तलब किया है और बाद में वो पीएम को भी तलब करना चाहती थी। तो जो भाजपा के सदस्य हैं उन्होंने बताया कि ये ऐसा गलत है, पीएम को तलब नहीं किया जा सकता। उन्होंने कुछ पिछले उदाहरण बताए कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो शेयरों के घोटाले में उनको तलब किया गया था, लेकिन वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के में किया गया था, ना कि पीएसी में। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीएसी किसी मंत्री से पूछताछ करना भी चाहती है तो उसके लिए पीएसी के चेयरमैन और उसके सभी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर से इजाज़त लेनी होगी। तो हो सकता है प्रीलिम्स में घुमा दें कि जो पीएसी है वो पीएम को सीधे तलब कर सकती है, या लिख दें कि वो लोकसभा स्पीकर से परमिशन के बिना। और एक चीज़ ये प्रीलिम्स में काम आ सकती है, बैड फूड एंड ड्राई फूड नीति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि अमेरिका और अमेरिका के नीचे एक द्वीपीय देश है क्यूबा, उससे संबंधित है, किस तरह से संबंधित है। तो अगर कोई नागरिक क्यूबा से अमेरिका जा रहा है और वो यहाँ इस वाली समुद्री सीमा में पकड़ा जाता है इन दोनों के बीच में, तो उसको बोला इन्होंने बैड फिट। और अगर वो यहाँ अमेरिका में पकड़ा जाता है तो उसको ड्राई फिट, बैड फिट ड्राई फिट, उसी को फिर बोल दिया गया बैड फूड ड्राई फूड नीति। तो अगर वो यहाँ पकड़ा जाता है बैड फिट से, यानी कि इन दोनों की सीमाओं के बीच में समुद्र में, तो उसको क्यूबा वापस लौटा दिया जाता था। और अगर वो अमेरिका की सीमा में पकड़ा जाता था तो यानी कि ड्राई फूड, तो उसको फिर अमेरिका में रहने का अवसर दिया जाता था और बाद में उसको धीरे धीरे अमेरिकी नागरिकता भी प्राप्त करा दी जाती थी। इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, ये आप पढ़ लेना। न्यूज़ क्यों है ये, चर्चा में क्यों है, तो जो राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं उन्होंने इस नीति को ख़त्म कर दिया है। और एक चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए काम आ सकती है वो ये कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये क्या है। तो जैसे भारत का सर्वोच्च
पुरस्कार है भारत रत्न, वैसे ही अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अभी वहाँ के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया गया है, तो ये तो नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा, बस इसको आप एक बार हल्के से देख लेना कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है वो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं 15 जनवरी के करंट अफेयर्स में। कविता से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।